हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। माई सेल्फ अंशिका श्रीवास्तव, और आज मैं आप सभी लोगों के लिए मिडिवल इंडिया के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट जो सीरीज स्टार्ट की गई नित्या मैम की द्वारा, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर से। इस पर आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड है। और मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है मध्यकालीन भारत से। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक जो है वो मध्यकालीन भारत का पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें है जो आक्रमण हुए हैं उसके बारे में है, प्लस गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई उसके इतिहास के बारे में आइए जानते हैं आज। तो आज के सेशन का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो आपको ईरानी और यूनानियों के आक्रमण मिलते हैं, लेकिन वो प्राचीन भारत के थे। और ये मध्यकालीन भारत में पहला आक्रमण था। और ये क्या था, कैसा आक्रमण था? तो ये एक मुस्लिम आक्रमण था। तो ये किसने किया था? तो अरबी ने किया था। तो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब से आए हुए अरबी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, आप इससे ये भी याद कर सकते हैं, मगर प्राचीन भारत में पूछेगा तो ईरानी और यूनानी हो जाएंगे, ईरानी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। तो अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था, जो कि 712 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि उस समय ये क्वेश्चन एक और भी आता है कि अरबों के आक्रमण के समय भारत में किसका किसका शासन था। तो राजा दाहिर का शासन था, तो जो कि एक हिंदू राजा थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब पर आक्रमण के समय सिंध, देखिए दिया हुआ है नीचे, सॉरी, सिंध पर किस राजा का शासन था। तो राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके पुत्र कौन थे? सुबुत्तगीन थे। इनके पुत्र ही सुबुत्तगीन थे, जो गजनी वंश का इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस राजा का शासन था। तो जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ था उस समय किस राजा का शासन था। तो राजा जयपाल का था। और ये जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था वो किसके टाइम हुआ था। तो ये सुबुक्तगीन के टाइम हुआ था। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए, सुबुक्तगीन के टाइम हुआ था। सुबुद्दीन के टाइम हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे किया था इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, सबसे पहले जब गजनवी के स्थापक महमूद गजनवी आते हैं तो उनका जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था धन लूटना। और अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करेंगे जो इनके बाद आएंगे, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था साम्राज्य विस्तार का। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने अपना जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में किया था इन्होंने। किसके? तो पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है, ये पंजाब के शासक उस समय कौन थे? जयपाल थे। उनके समय इन्होंने आक्रमण किया था। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो पेशावर में हुआ था। जयपाल हैं ये। इन दोनों के जो बीच युद्ध था पेशावर के निकट युद्ध हुआ था। अंत में क्या, महमूद ने जयपाल और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। महमूद गजनवी ने जयपाल और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आक्रमण था राजा जयपाल, पंजाब के शासक राजा जयपाल के विरुद्ध 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है। तो 17 इन्होंने आक्रमण किए टोटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन है? तो वो है सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण, जो कि कब किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था। सोमनाथ मंदिर से इनको अपार मात्रा में धन और संपदा जो है वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था। तो आपको बता दें कि महमूद गजनवी का अंतिम जो भारत आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था, और वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था 1027 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। मध्यकालीन भारत में का सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक तो महमूद गजनवी था, परंतु अभी इन्होंने अपने आप से धारण किया था। और जो उस समय संवैधानिक दृष्टि या फिर खलीफा के द्वारा जो सुल्तान की उपाधि दी जाती थी, उसने वो धारण किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, वैधानिक रूप से अगर देखा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक अगर गजनवी दिया हुआ तो आप गजनवी को टिक करेंगे। तो वैधानिक रूप से जब पूछेगा तो उसमें आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलबरूनी फिरदौसी और उतबी किसके दरबार में रहते थे। अलबरूनी फिरदौसी और उतबी जो थे वो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये इनके दरबार के प्रमुख कवि थे।
विद्वान थे, कुछ भी कहा था। अलबरूनी थे, फिरदौसी और उत्बी, तीन थे। तो अलबरूनी का संबंध किससे से? तो अलबरूनी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, दर्शन शास्त्र के थे और ज्योतिष थे। तीनों के ही विभाग में ये अच्छे रूप में जाने जाते थे अलबरूनी। तो गणित, दर्शन और ज्योतिष का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौसी। फिरदौसी से कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को। फिरदौसी किस चीज़ से संबंधित हैं? तो शाहनामा एक पुस्तक है, उसके लेखक है फिरदौसी। आप इसके यहाँ पे नोट कर लीजिए, शाहनामा। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। और इनको किसकी उपाधि? इनको पूर्व का होमर की उपाधि दी गई थी। इनको पूर्व का होमर की उपाधि दी गई थी और ये शाहनामा पुस्तक के लेखक थे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसेस की दृष्टि से, स्टेट पीसेस की। और था सेकंड क्वेश्चन है विद्यासागर की उपाधि किस विद्वान को दी गई? तो जो विद्यासागर की उपाधि है वो अलबरूनी को दी गई, अलबरूनी, ठीक है। और जो फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि दी गई और अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि दी गई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो अलबरूनी थे इनका संबंध गणित, दर्शन और जो इनके पास विद्या का सागर था एक तरीके से, तो इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई है। और ये जो पूर्व का होमर, ये फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम यात्री कौन था? तो पहला मुस्लिम यात्री और ये आए थे गजनवी के शासन, तो ये थे अलबरूनी। इन्होंने भगवत गीता और पुराणों का अध्ययन किया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो एडवर्ड सी ने किया था, ठीक है। अलबरूनी पुस्तक जो लिखी गई थी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? तो एडवर्ड सी ने किया। और अगर आता है हिंदी में किसने किया? तो शांताराम ने किया था। हिंदी में अगर पूछा जाए तो शांताराम। बेसिकली इंग्लिश ज़्यादा पूछता वर्जन, तो ये एडवर्ड सी हैं और हिंदी में शांताराम। नेक्स्ट है अब ये गजनवी के बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का शासनकाल जो है वो 1663 से लेकर 1202 ईस्वी तक रहता है। तो अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी, इन्होंने गौर वंश की स्थापना की थी। और इनका पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनका पूरा नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अब इनके टाइम में 2-3 युद्ध जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है, तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो ये था 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हुए थे। तराइन के फर्स्ट वॉर 1191, ठीक है, 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की भी जीत हुई। अब तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो वो 1192 में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी की जीत होती और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मोहम्मद गोरी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंश आते हैं? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश आते हैं। तो पहला आपका है गुलाम वंश, ठीक है, जो 1206 से 1290 तक चला था। दूसरा आपका है खिलजी वंश। खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक चला था। पहला गुलाम 1206 से 1290, दूसरा खिलजी 1290 से 1320 तक। फिर आता है तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आता है सैयद 1414 से 1450 तक। फिर आता है लोदी 1450 से लेके 1526 ईस्वी तक, ठीक है। आप इसको याद करने पड़ेगा, तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। पहला आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो अगर गुलाम की बात करें तो 1206 से 1290, तो खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 और लोदी वंश 1450 से 1526। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ आप ये देख लीजिए, एक्चुअली ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है राजवंशों का क्रम पूछ लेता है, तो राजवंशों में आपका गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी आएंगे। पर कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि उनका कार्यक्रम के अकॉर्डिंग बताना होता है कि किस राजवंश ने कितना ज़्यादा शासन किया, ठीक है। तो आप गुलाम देख लीजिए, गुलाम वंश ने 84 ईयर्स तक इनका शासन था। खिलजी का बहुत छोटा था,
30 साल तक था। तुगलक वंश जो थे उनका 94 ईयर्स तक था। सैयद वंश में 36 ईयर्स तक था और लोदी वंश में 76 ईयर तक था। ये इनके शासकों का कालक्रम है। ठीक, अब अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत के शासकों का उनके शासन काल के आधार पे उनके वंशजों का मतलब क्रम बताना हो तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा तुगलक वंश। फिर सेकंड नंबर पे किसने किया है? गुलाम वंश। ठीक, फिर थर्ड नंबर पे किसने किया है? लोदी वंश 76 ईयर्स। फिर जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है आपका सैयद वंश, ठीक है, जो है 36। और जो खिलजी वंश है वो आपका हो जाएगा 30 वर्ष तक उसने। तो तुगलक, गुलाम, लोदी। ठीक, तुगलक, गुलाम और लोदी है, फिर सैयद वंश है, खिलजी वंश है। तो पहले तुगलक आते हैं, फिर गुलाम आते हैं, फिर लोदी आते हैं, फिर सैयद आते हैं, फिर खिलजी आते हैं। तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से जब पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश जो है इसकी स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ जो होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस उपाधि को धारण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था शिल्प सलार या फिर मलिक की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शिल्प सलार या फिर मलिक की, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी, ना कि दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो वो दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाखों का दान करने वाला, पील मिस होता है हाथी, हाथियों का दान करने वाला। तो लाख बख्श और पील बख्श इन दोनों की उपाधि किसको दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया और ये कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इसका निर्माण कराया था और ये स्थित है अजमेर में। ठीक है, तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और ये वर्तमान समय में अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने कराया। इसी कुतुब मीनार का निर्माण जो है 3 शासकों का इसमें योगदान माना जाता है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का है, फिर इल्तुतमिश का है, फिर फिरोज शाह तुगलक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया? तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद के निर्माण में कराया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? तो ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक आराम शाह बना। ठीक है, यह बहुत ही कम समय के लिए था, बेसिकली आई थिंक 8 मंथ तक का इनका शासनकाल था, 8 महीने केवल। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप याद कर लीजिए कि ऐबक की मृत्यु के बाद डायरेक्ट इल्तुतमिश नहीं आते, पहले आराम शाह आते हैं। अब आएगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है साम्राज्य का स्वामी। ऐबक का चांद का देवता था, इल्तुतमिश का है साम्राज्य का स्वामी। और अगर गुलाम वंश की स्थापना संस्थापक की बात करें तो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, परंतु अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वहाँ पे हो जाएंगे ये इल्तुतमिश हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का उपराज्यपाल था? तो यह बदायूं का उपराज्यपाल था, बदायूं का। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो दिल्ली ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी और फिर इल्तुतमिश ने कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। अभी गजनवी पहले धारण कर चुके थे, पर अगर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा के नाम से युक्त सिक्के चलाने वाला पहला शासक? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि ये वैधानिक थे तो आप इस टर्म में याद कर सकें खलीफा के नाम से कौन चलाया, किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। बेसिकली इसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, इसकी याद में इसने कराया था। इसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में एक मकबरे का निर्माण कराया। और ये वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित सुल्तानगढ़ी का मकबरा? तो ये दिल्ली के किशनगढ़ में स्थित है। आप इसको नोट कर लीजिए, दिल्ली के किशनगढ़ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। भारत में प्रथम मकबरा निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है इल्तुतमिश। ठीक, प्रथम मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तुर्कान ए चहलगानी नामक चालीसा का गठन किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश में 40 सदस्य होते थे।
इसका जो गठन है वो इल्तुतमिश ने अमीरों के वर्चस्व से स्वयं को मुक्त करने के लिए किया था। 40 लोगों का गठन था ये। तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो अगर इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई इसके बाद बैठते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। ये भी कुछ समय के लिए थे गद्दी बैठा, लेकिन अयोग्य होने के कारण वह केवल 6 माह तक ही शासन कर सका। तो एक आराम शाह आ चुके हैं पहले, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे। फिर इल्तुतमिश आते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं। ये बेसिकली 6 मंथ के लिए रहते हैं। जब ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्रम लगाने के लिए पूछता तो ये इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ तक रहते हैं। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान बनती हैं। तो इसके बाद जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? तो ये रजिया सुल्तान। ठीक, तो इल्तुतमिश के बाद आती हैं ये। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर क्या धारण किया था? तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर काबा और कुला धारण किया था। काबा मीन्स होता था कोट उस समय। काबा का अर्थ होता है था कोट और कुलाह का मतलब होता था टोपी। कुलाह यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, कुलाह है। तो काबा और कुलाह, कुलाह काबा मीन्स कोट और कुलाह मीन्स होता था टोपी। रजिया का विवाह किसके साथ हुआ? रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ। ठीक है, अल्तुनिया के साथ इनका विवाह हुआ था। फिर नेक्स्ट रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का शासक जो है वो बहराम शाह बना। रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का शासक बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद अगर देखा जाए तो किसने शासन में? तो अलाउद्दीन मशहूद शाह थे। शुद्ध है यहाँ पे, मशहूद शाह। अलाउद्दीन मशहूद शाह शासक बनता है। ठीक, बहराम शाह के बाद जो है अलाउद्दीन मशहूद शाह शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन मशहूद शाह के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? तो नासिरुद्दीन महमूद बनते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो है अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद गुलाम वंश का शासक बनता है। और ये एक ऐसा सुल्तान था, ये क्वेश्चन भी आगे पूछा गया, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह था। इसके साथ बलबन फिर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और ये इनके दामाद बन जाते हैं। फिर इस तरीके ये गद्दी पे रहते हैं। वास्तविक जो सत्ता होती है वो बलबन के पास आ जाती है। शक्ति जो है वो संकेंद्रित हो जाती है बलबन के पास। और उसके बाद फिर बलबन जो है वो बलबनी वंश की स्थापना करता है और गुलाम वंश में प्रवेश करता है। तो नसीरुद्दीन महमूद के उपरांत बना शासक जिसने बलबनी वंश की स्थापना की तो वो था गयासुद्दीन बलबन। तुर्कान चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 अमीरों का जो वर्चस्व अमीर उसमें थे, तो 40 तुर्कों का समूह था, तो वो तुर्कान चहलगानी था। इसका बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। इसका विनाश किसने किया? तो बलबन ने इसका विनाश किया। दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत कितनी? मतलब सिजदा मतलब सर झुका के प्रणाम करना, पैबोस मतलब चरण को चूमना। ये ईरानी परंपरा थी ये सब। तो इसकी शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी। नवरोज उत्सव जो कि ईरानी त्यौहार था, इसकी शुरुआत किसने की? नवरोज उत्सव की शुरुआत भी किसने की? तो ये फारसी रीति रिवाज से बनाया जाता था ये। तो इसकी शुरुआत किसने की? बलबन ने की। नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने। और लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई? तो लौह एवं रक्त नीति कट्टर नीति थी, तो ये बलबन ने अपनाई। यह निरंकुश शासक था। बलबन ने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन किया, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम बरीद रखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरीद का गठन किसने किया? ये गुप्तचर विभाग है, इसका गठन बलबन ने किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। दिल्ली का सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए, ठीक है, जिसके, तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। अब बात आती है कि फिर क्यूमर्स की हत्या कर स्वयं शासक कौन बनता है? तो वो बनता जलालुद्दीन खिलजी बनता है। और इसने दिल्ली के सल्तनत के इतिहास में खिलजी क्रांति इसे कहा गया है। खिलजी क्रांति भी के रूप में जाना जाता है। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश की। 1290 से 1320, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 तक था। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये किलूगढ़ी के महल में संपन्न हुआ था। किलूगढ़ी के महल में संपन्न हुआ था।
आपको बता दें कि खिलजी जो है वो किसके लिए फेमस है। तो खिलजी जो है ये एक जनजाति है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। खिलजी हेलमंद नदी के किनारे की घाटियों में ये जातियाँ निवास करती थी। तो ये क्या है, एक प्रसिद्ध जनजाति जो कि कहाँ पाई जाती है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। अब खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी कैसे प्राप्त की थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी, अभी तो हमने बात किया जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अब इसके जो इसका फेमस शासक होता है या फिर सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है। इनसे प्री और मेंस रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। अलाउद्दीन खिलजी इसने सल्तनत की गद्दी कैसे प्राप्त की, तो इन्होंने क्या किया, चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। इनके चाचा थे ये। चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है अली या गुरशाप। बादशाही अली या गुरशाप है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इन्होंने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके शासन में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैनिक अभियान गुजरात अभियान था, जो कि कब हुआ था, तो जो कि 1297 में हुआ था। यह अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो हजार दिनारी के रूप में ये थे मलिक काफूर। मलिक काफूर थे, इनको जाना जाता है। ये एक बंदी थे, तो ये हजार दिनारी के रूप में इनको जाना जाता है। कौन थे, मलिक काफूर थे। दक्षिण के फिर दक्षिण के सारे अभियानों का नेतृत्व इन्होंने ही किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया। तो मलिक काफूर ने किया। ठीक है, मलिक काफूर ने किया था। देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण जो है वो भू राजस्व में और प्रशासनिक सुधार किए। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। बाजार पर विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना की। जो बाजार में विभिन्न गतिविधियां हो रही उस पर नियंत्रण के लिए किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दीवान रियासत की स्थापना की थी। दीवान रियासत की स्थापना बाजार पर विभिन्न गतिविधियों के नियंत्रण के लिए की। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। पूछा जाता है कभी कभी, ये भी दिल्ली में ही है। तो ये पूछा जाता है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है। तो वो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अस्थायी सेना रखी। तो पहला सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने प्रथम स्थायी सेना रखी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। यह धर्म को राजनीति से बहुत दूर रखता था। तो राज संबंध में उलेमा जो होते थे, उच्च पद के अधिकारी होते थे जो, तो उनके विरोध किसने किया था। तो उसका विरोध जो है सुल्तान ने किया था। उलेमाओं के दखल का, कि राज्य के जो संबंधित मामले उसमें इनका दखल नहीं, धार्मिक मामलों के लिए केवल बने थे, तो इसने इसका विरोध किया था। दीवान आरिज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये विभाग किससे संबंधित है। तो दीवान आरिज विभाग जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित है, सैन्य विभाग है ये। दीवानी रसातल विभाग का संबंध किससे है। तो दीवानी रसातल ये विदेश विभाग है। सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें। दीवानी आरिज सैन्य और दीवानी रसातल विदेश विभाग है। मुहतसिब की नियुक्ति किसके लिए की जाती थी। मुहतसिब ये आम जन के आचार व्यवहार पर नियंत्रण के लिए की जाती थी। उनकी जांच के लिए, लोगों के बीच में के देखना लोगों का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का नियंत्रण, तो इस प्रकार से मुहतसिब की नियुक्ति की जाती थी आम जन के आचार व्यवहार के बारे में नियंत्रण हेतु। भूमापन प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो भूमापन प्रणाली मसाहत का प्रारंभ किसने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। कैसे ऐसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई प्रणाली, भूमापन प्रणाली कौन सी थी। तो वो थी मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व सर्वाधिक कितने प्रतिशत था। तो 50%। एक उच्च दर तय की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने तय की थी 50% राजस्व के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किन दो नए करों को अध्यारोपित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर अध्यारोपित किया था, एक गढ़ी कर और एक चरी कर। गढ़ी कर मकानों पे लगाया जाता था और चरी कर जो है पशुओं पे लगाया जाता था। तो ये दो नए कर हैं अलाउद्दीन खिलजी ने
अध्यारोपित किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमापन की किस प्रणाली को घोषित, भूमापन की मानक इकाई के रूप में किसे घोषित किया गया? तो आज भी हम इसका यूज़ करते हैं, विश्वा। तो भूमापन की प्रणाली को, विश्वा प्रणाली को इस इकाई के रूप में इन्होंने घोषित किया था। कर वसूली एवं राजस्व में व्यापक भ्रष्टाचार हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग का गठन किया? दीवान मुस्त खराज का गठन किया था। दीवान मुस्त खराज का गठन किया था। कर वसूली एवं राजस्व में व्यापक भ्रष्टाचार हेतु इसकी जांच के लिए दीवान मुस्त खराज का गठन किया। अंतिम खिलजी वंश का, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा खिलजी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थे और उसके पूर्व हुए तुर्की आक्रमण से रिलेटेड थे। नेक्स्ट अब वीडियो में आपको, जैसे हम लोगों ने क्या कवर किया, आज हम लोगों ने कवर किया है गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो आप एक बार क्रम को दिमाग में लाइए तो देखिए, पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये तीनों में आपका, इस तीनों के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दो हैं वो हम आज एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला जो क्या था कि कितने राजवंश, 5 राजवंश आते हैं। तो अगर क्रम से आएगा तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और अगर उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा है, सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तुगलकों ने किया। फिर किसने किया, एक बार आप याद करिए, तो गुलाम ने किया, गुलाम वंश। फिर किसने किया? तो लोदी ने किया। फिर सैयद वंश ने किया, फिर खिलजी वंश ने। खिलजी का बहुत छोटा था, 1290 से 1320 था, ठीक। तो उस पर लास्ट में खिलजी हो जाएगा। खिलजी के पहले क्या आ जाएंगे? सैयद आ जाएंगे, 1414 से 1450 तक, ठीक। उसके पहले लोदी, फिर उसके बाद गुलाम, फिर तुगलक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी सारी नॉलेज आप लोगों को गेन हुई होगी। ये 1 लाइनर था, आपको वनडे एग्जाम में बहुत यूज़फुल है और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।